हमारी हिस्ट्री एक ऐसी है, एक छोटा सा गांव हुआ करता था यहाँ। तकरीबन 5 घर हुआ करते थे इस गांव में, 5-6 घर। बचपन हमारा बहुत ही एक कठिनाई से गुजरा। मैं चाहता था कि मेरी एक सोच थी कि मैं साइंस लूँ मैं, और एक 2017 में आपने इलेक्शन को कंटेस्ट किया था, तो आपने कब डिसाइड किया कि मुझे इलेक्शन को कंटेस्ट करना है? मैंने बोला कि आप डायरी निकालो, जो हम करते हैं ना, जो काम करते हैं ना, हमारा एक उसकी हमारी प्रिपरेशन जो होती है, हम बड़ी उसमें स्टडी करके करते हैं। लिख दिया, डायरी निकालो, मतलब लिखो। बोला क्या लिखना? 17 का विधायक प्रकाश राणा होगा जूनियर में, लिख दिया। जब आदमी मेन होता, जुनून होना चाहिए कोई चीज़ का कि मैंने करना है। देखो आप, ईश्वर आदमी के पास सिर्फ, मैं तो कहता हूँ कि जीवन जीने के लिए हमें जीवन जीने का तरीका ही नहीं समझा रहा है। मैं कहता हूँ कि सबको बताओ कि जीवन एक बार मिले, इसको कैसे जीना है। इसके लिए 4-5 ही पॉइंट है। नंबर 1, सोच आपकी पॉजिटिव हो। नेगेटिव सोच आपका जीवन को नेगेटिव करती है। सोचो इसको कि नेगेटिव सोच से आप उठ ही नहीं सकते लाइफ में। पॉजिटिव सोच। नंबर 2 आपको पता क्या है? ब्लेसिंग लेने की कोशिश करो। सबसे ब्लेसिंग जितना आप ब्लेसिंग लोगे, जितना हम प्लान करते हैं, बड़ी स्टडी करते हैं। तो मैंने कहा कि सोचा कि मैं इस फील्ड में नहीं हूँ, तो मैं कैसे इसको करूँ। मैं इलेक्शन से 5 महीना पहले फील्ड में उतर गया। मुझे पता था कि मैंने लोगों को बताना है मैं क्या करूँ। ये चुनाव कुछ अलग हुआ है जो मैंने देखा ना। 17 का और इसको कंपेयर करते हैं, 22 का चुनाव एक ऐसा चुनाव हुआ, और जिस तरह से कांग्रेस को पता था कि भारतीय जनता पार्टी रिपीट हो जाएगी, लेकिन इन्होंने जो जनता को प्रलोभन देना चालू किए, एक लालच जिसको बोलते हैं। आपके 3-4 ऐसे क्या गोल्स हैं जो आप जोगिंदरनगर विधानसभा क्षेत्र को जो है आने वाले टाइम में देखते हैं? उनके लिए भी हमारे अंदर बड़ी सोच है, लेकिन हर चीज़ को समय लगता है, और वो समय आ रहा है। बड़ा कुछ करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। धन्यवाद आपका। दोस्तों, 2017 में एक ऐसी घटना घटी पूरे हिमाचल में, जब जो है बड़े बड़े जितने भी दिग्गज नेता थे उनके अपोनेंट्स जीते। लेकिन जोगिंदरनगर जो विधानसभा क्षेत्र है वो काफ़ी यूनिक रहा, क्योंकि यहाँ से हमारे जो एमएलए सर हैं प्रकाश राणा जी, वो एज एन इंडिपेंडेंट इलेक्शन को जो है कंटेस्ट किया और वहाँ से जीते। मेन ये नहीं है कि ये जीते, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है क्योंकि ये एज एन इंडिपेंडेंट जीते, और जो इनके अपोनेंट लीडर थे उस समय, कंटेस्टेंट थे, वो काफ़ी बड़े नेता थे, 7 टाइम इलेक्टेड थे। तो होता है ना कि इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिनको जब हम देखते हैं, समझते हैं और उनसे जब हम जानते हैं, तो हमें बहुत सारे जो लेसन्स हैं, लाइफ लेसन्स, वो सीखने को मिलते हैं। तो आज जो हमारे साथ हमारे एमएलए सर हैं प्रकाश राणा जी, 2017 में फर्स्ट इलेक्शन ही वोन, एंड सेकेंड टाइम अभी 2022 में भी ये जीते हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आपका बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, और दूसरा कि आपको मैं मुबारकबाद देता हूँ, आप इलेक्शन जीते। थैंक यू सो मच। बड़ी खुशी हुई मुझे आपसे मिलकर, और मुझे लगता कि पहली बार मैं आपसे मिल रहा हूँ। हाँ जी सर, हमारी ये फर्स्ट मीटिंग है। तो सर की जीवनी से स्टार्ट करते हैं। ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने पूरे विधानसभा क्षेत्र के लिए एक जो है उम्मीदें और एग्जाम्पल सेट किया हुआ है। तो सर, आपकी जैसे लोगों ने यही सुना हुआ है कि आप फॉरेन से आए, आपने एज एन पॉलिटिशियन अपना यहाँ पे वर्क स्टार्ट किया। हम जानना चाहते हैं आपके बचपन से, आपकी स्कूलिंग, आपने कहाँ से पढ़ाई जो है कि ग्रहण की, और आपका जो है इंटरेस्ट उस समय, आपके सपने क्या थे? मेरे जो एक जीवन की जो कहानी है, एक अजीब है। अगर आप उसको सुनेंगे तो एक अलग सा महसूस करोगे। मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी डिफ़िकल्ट समय भी देखा, लेकिन एक बात है, जब कोई विज़न कब सोच लेता है कि मैंने करना है, मन में जो है, और अगर आप रात दिन मेहनत करते हैं, सच्चाई के साथ चलते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि विज़न आपका पूरा ना हो। हमारी हिस्ट्री एक ऐसी है, छोटा सा गांव हुआ करता था यहाँ।
तकरीबन 5 घर हुआ करते थे इस गांव में, 5-6 घर। बचपन हमारा बहुत ही एक कठिनाई से गुजरा। 5वीं तक की शिक्षा मैंने अपने स्कूल यहाँ गोड़ुआ में ही है, बड़ा पुराना था। 5वीं तक की शिक्षा मैंने यहाँ ग्रहण की। उसके बाद वो टाइम यहाँ पर आगे कोई चांसेस, यहाँ पर कोई स्कूल नहीं थे। या तो हमें लड़ बड़ोल जाना था, या तो पंडोल जाना था, या तो चौंतड़ा जाना था। और इन अगर तीनों की अगर आप दूरी देखें, डिस्टेंस जो था काफ़ी है। बड़ोल भी यहाँ से 7-8 किलोमीटर है, पंडोल भी यहाँ से 7-8 किलोमीटर है, चौंतड़ा बल्कि और बढ़ जाएगा। तो मैंने डिसाइड किया कि पंडोल में जाना। उम्र क्या होती थी, 5वीं पास की और भागना चालू किया तो कहाँ पंडोल, डेली 7-8 किलोमीटर पैदल जाना, पैदल आना। 5 साल वहाँ से मैंने मैट्रिक पास की थी वो टाइम। उसके बाद जब मैट्रिक पास करने के बाद फिर कॉलेज का ये हुआ, तो मैं चाहता था कि मेरी एक सोच थी कि मैं साइंस लूँ मैं, और एक ये था कि बीएससी करके या तो टीचर लग जाएंगे या तो आर्मी में जाएंगे, ये सोच थी मेरी। तो बीएससी करने के लिए फिर या तो मंडी थी या तो धर्मशाला था। बैजनाथ वो टाइम कॉलेज था, लेकिन साइंस वो टाइम यहाँ नहीं थी, प्राइवेट था बैजनाथ कॉलेज। धर्मशाला में एडमिशन हुई, एडमिशन ले ली कैसे भी करके। गांव वालों ने भी हेल्प की, बेचारे गए और कुछ पता नहीं होता था। कॉलेज में मैं धर्मशाला में रहा फिर, और मुझे वहाँ रहने का ज़्यादा समय नहीं मिला है, 1.5-2 साल रहा। तो कॉलेज में जब गए तो बड़ा कुछ सीखने को मिला। मैं थोड़ा गेम्स भी मेरे पास 1-2 थे, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल। तो जब कॉलेज से हम बाहर निकलने लगे, कभी हमीरपुर, कभी शिमला, कभी नाहन, तो उससे थोड़ा दिन दुनिया का पता लगा। अच्छा, तो सर आप मतलब जैसे स्पोर्ट में भी काफ़ी एक्टिव थे। कॉलेज में गेम्स खेल खेल रहे थे, जो गेम्स खेलता है। और सौभाग्य मेरा ये रहा कि मुझे अब उधर धर्मशाला में कुछ सर थोड़े दिन पता नहीं लगा, तो मैं हॉस्टल में रहा वहाँ पर। जब हॉस्टल में रहते, हॉस्टल में ग्राउंड, बास्केटबॉल सब थे, वहाँ से थोड़ा बड़ा कुछ सीखने को मिला। मैं वो कहते हैं ना, विदाउट कॉलेज नो नॉलेज, वैसे ये जो है दैट इज़ गुड, यानी ये कोई सच्ची बात है, ट्रू है। उसके बाद लेकिन दुर्भाग्य मेरा ये रहा कि वो टाइम मुझे कॉलेज छोड़ना पड़ा। कुछ ऐसा डिफ़िकल्टी फाइनेंशियली ऐसी आ गई हमें कि, और जब मैंने कॉलेज छोड़ा तो बड़ा दुखी था मैं। एक शौक़ था कि मैंने कर जाना, नए नए थे, पता भी नहीं लगा, गांव से निकले थे, कॉलेज में गए। लेकिन वो टाइम फिर मैंने तय किया कि अगर पैसे की डिफ़िकल्टी से मुझे पढ़ाई छुट्टी है मेरी, तो मैं लाइफ में बड़ा कुछ करूँगा। मेरे माता जी है, कभी उनको पूछना, वो टाइम मैंने उनको कहा था, उनको याद होगा अभी भी। मैं माता जी के आगे रोया और बोला था कि माता जी, आगे ऐसा समय नहीं आएगा। एक ऐसा जुनून चढ़ गया दिमाग में कि कुछ करके निकलना है। क्या करें, कुछ दिन बैठना पड़ा, 1-आध महीना 1.5, फिर प्लान किया हमने। सीख गए थे हम कॉलेज में बड़ा कुछ, जीवन कैसे जीना है। उसके बाद कुछ हमारे गांव वाले थे बेचारे, उन्होंने भी हेल्प की। कुछ बॉम्बे में उनकी वर्कशॉपें वगैरह थी ऑटोमोबाइल की। मेरे पास 2 ही चारा था, या मैं दिल्ली जाऊं या बॉम्बे जाऊं। वो टाइम तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर। आई थिंक इट वाज 83-84 की बात है आई थिंक। उसके बाद जो है बॉम्बे में जब हम गए, वहाँ पर बड़े धक्के खाए हमने। गैरेज में काम किया, टैक्सियाँ धोई, फिर पैसा थोड़ा इकट्ठा किया, फिर मैंने ऑटोमोबाइल में फिर एडमिशन ली कि हम इंजीनियरिंग करें, कुछ ना कुछ करें डिप्लोमा करने के लिए। सर सॉरी, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहता हूँ। एक क्वेश्चन है मेरा। जैसे आप गांव में पले बड़े, आपका हमारा काफ़ी फ्रेंडली, उस टाइम 80 की अगर बात थी तो उसमें इतना कनेक्टेड जो है, प्लेस टू प्लेस कनेक्ट नहीं होते थे। तो आप जैसे यहाँ से धर्मशाला में जाके आपको एक्सपोजर मिला, आप गेम्स में इंडल्ज हुए, एक्सपोजर मिला, तो फिर यहाँ से निकल के फिर आपका बाहर जाना, आउट ऑफ द स्टेट, वो एक्सपीरियंस आप किस तरीके से
मतलब देखते हैं कि कितना क्रूशल था आपके लिए? वो सिंपल सी बात थी। वो टाइम लड़के क्या करते थे बेचारे, मैट्रिक करने के बाद दो ही थे, या तो भर्ती हो जाओ या तो ड्राइवर बन जाओ। ओनली टूज वेज, दो रास्ते ही थे। ऐसे मैक्सिमम लोग ऐसे ही थे हमारे गांव के, या तो ड्राइवर या तो आर्मी में चले गए। लेकिन मेरा कुछ ऐसा हुआ कि जब डिफ़िकल्टी आई फाइनेंशली हमें पढ़ाई में, तो कि कुछ बड़ा करना है, फ्री चाहता था मैं, कि पहले मैं फ्री हो लूँ, फ्री माइंड हो लूँ। मैं नहीं कि मैं किसी के अंडर चला जाऊँ। जब फ्री होता तो आदमी कई रास्ते सामने आते हैं। यही मैंने किया, मैंने बड़ी मेहनत की। गांव वालों को पूछा, भाई चलो बॉम्बे नाम सुना था कि एक बड़ी एक हाई सिटी है, कि उसमें बड़ा कुछ है, चलो देखें चल के, क्या करें, लाइफ तो जीनी है। लेकिन उधर भी मुझे जब आपको पता है कि घर से मेरे पास जो था, जो 200-250 रुपया था, वो ख़त्म हो गया रास्ते में। बम्बई पहुँचते पहुँचते यहाँ से बस पकड़ी पठानकोट, पठानकोट से ट्रेन पकड़ी बम्बे। तीसरे दिन तो बम्बे पहुँचे जाके। कुछ था वो भी तो, जब खाली जेब होती है तो जो खाली जेब बड़ा कुछ सिखाती है आदमी को। ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जो संघर्ष होता है वो सबको करना पड़ता है, लेकिन आपने इसको एंजॉय करके लिया। सर आप जैसे जब बॉम्बे गए, वहाँ पे आपने बोला कि आपने किस किस तरीके से किस किन सिचुएशंस में काम किया। फिर इसके बाद आपका सेकंड फेज चलता है कि जैसे आप अरब नेशंस फर्स्ट टाइम कब गए थे? वही मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा सौभाग्य ऐसा रहा कि जैसे मैं उधर ना रहने का कोई ऐसा था, एक छोटे से इसमें वो खोली टाइप होते हैं, छोटे छोटे घर होते हैं, वहाँ पर रूम होते हैं, उसमें 10-15 गुजारा करते हैं हमारे लोग। मुंबई की बहुत डिफ़िकल्ट है रहने के लिए, बड़ा वो जो हमारा समय गुजरा बहुत ही डिफ़िकल्ट का गुजरा। बड़े कहीं फुटपाथ में भी रहना पड़ा। लेकिन मैंने कभी फिर घूम के नहीं देखा, न कभी घर से पैसे मांगे, ना किसी से मेहनत की हमने। तो कई दिन तो हम तो वो जो टैक्सी होती है 2-2 रुपए में वो धोते रहे। उसके बाद जब फिर मैंने डिप्लोमा उसको ITI में करना चाहता था, सॉरी ऑटोमोबाइल का, क्योंकि मुझे उससे फ़ायदा ये हुआ कि मैं दिन में काम करता था, आफ्टरनून में कॉलेज पे जाने चालू किया, पैसा थोड़ा सा इकट्ठा करके। जो थ्योरी में कॉलेज में देखता था, प्रैक्टिकली वर्कशॉप में काम करता रहा। उसके बाद फिर एक जब हमारे जाने वाले थे वहाँ कांगड़ा की चंबी के एजेंट के पास काम करते थे, कुछ बाहर के इंटरव्यू आए और उन्होंने हमारी बड़ी हेल्प की। हमने भी इंटरव्यू दिया और हम उसमें हो गए, क्लियर किया उसको इंटरव्यू को। उसके बाद जो है हम गए, फर्स्ट टाइम सऊदी अरब गए थे। सऊदी अरब में जाने के बाद जो कंपनी जो है वो टाइम यमन और सऊदी अरब का जो आपस में जो एक वॉर चला हुआ था, तो अमेरिका ने अपने इक्विपमेंट जो है, जो आर्मी के जो है ग्राउंड इक्विपमेंट जो है उसको बेचे थे सऊदी अरब को। तो सऊदी अरब के पास उनको चाहिए थे कि जो फील्ड में काम करें। सऊदी अरब में एक ऐसा देश मैंने देखा कि वहाँ इतनी गर्मी पड़ती थी वो टाइम, वहाँ टेम्परेचर ही 48 क्रॉस करता है। तो आपको पता है अमेरिकन वहाँ ज़्यादा रुक नहीं सकते थे फील्ड में। तो वहाँ पर हमें काम करने का मौका मिला और मैंने 4 साल उस कंपनी में काम किया। 5वें साल रिज़ाइन करके फिर मैं बिजनेस में आ गया। ऐसा था स्टोरी। बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है सर। बिजनेस में फिर हमने बड़ा कुछ किया, फिर तो बड़े काम किए, कई देशों में हमने किया, बड़ी मेहनत की। लेकिन ये है कि सच्चाई से चले, ईमानदारी से चले। कोई गलत है बेटा, हमने कभी आज तक मैंने अपने जीवन में जो है मतलब नशा तो कहीं रहा, बीड़ी एक नहीं पी होगी, सिगरेट, सीधे चले, क्योंकि डिफ़िकल्ट समय हमने देखा था और बहुत कुछ किया लाइफ में। फिर सर अभी आपके जो है चुनावी अभियान पे आते हैं। 2017 में आपने इलेक्शन को कंटेस्ट किया था, राइट। तो आपने कब डिसाइड किया कि मुझे इलेक्शन को कंटेस्ट करना है? और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है सर कि जैसे आप एक वेल एस्टेब्लिश्ड पर्सनैलिटी थे उस समय, तो आपको ऐसी कोई ज़रूरत थी भी नहीं, और जनता कहती है कि नहीं उस समय आप आए, आपने मनी के बल पे जीत लिया। लेकिन एक ये तो लोगों आम आदमी का नज़रिया है, लेकिन असल में देखा जाए एक वेल एस्टेब्लिश्ड जो पर्सनैलिटी है उसको क्या ज़रूरत पड़ गई कि मुझे इलेक्शन जो है कंटेस्ट करना है? वेरी गुड क्वेश्चन। वेल, ऐसा था कि
वो जो चुनाव में तो कभी मेरी सोच भी नहीं थी कि मैं राजनीति में आऊँ। और रही ऐसे लोगों का जैसे आप कह रहे हैं, मैंने पहले ही मेरा एक दिल था, मैंने एक अपना एक जिसको कहते हैं ना कि नियम ही बना लिया था कि मैं अपनी कमाई का जो है जो गरीबों के लिए जो है 3 से 7% खर्च करूँगा जो मैं कमाऊँगा। और मैंने ऐसा नहीं, जब से मैं कमाने लगा मैंने बड़ा कुछ किया। ये जो गोणुआ स्कूल पहले ये प्राइमरी था, 8वीं तक इन्होंने किया था, उसके बाद 10वीं तक मैंने भी सहयोग दिया। और जब बेटियाँ हमारी जब सीनियर सेकेंडरी स्कूल +1 +2 के लिए यहाँ पर कुछ नहीं था, तो मैंने तकरीबन जो है इस स्कूल को जो है मैंने बिल्डिंग भी बनाई, जो 3-4 कमरे हमारे बनाए हुए वो टाइम, काफ़ी पैसा खर्च किया। और तकरीबन 4-4.5 साल तक मैं हर महीने जो है लेक्चरारों को पेमेंट देता रहा अपने पास से। वो टाइम मेरे को लगता कुछ 14-16 हज़ार हर महीने देता था मैं। एंड इट वाज आई थिंक कि ये जो है 2001 या 2 की बात है शायद। और फिर क्या होता था कि यहाँ तो रोड तो थे ही नहीं, रास्ते भी नहीं थे। अब लोग जैसे करसाल जैसा हुआ, गोड़ुआ एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बन गया, तो नीचे से बच्चे आने इधर से जाने, तो गोड़ुआ से लेके करसाल तक के जो 2-3 किलोमीटर रास्ते मेरे बनाए हुए हैं सारे, हमने अपने पैसे से बनाए। तो वो टाइम के मैं राजनीति में था वो टाइम तो मैं सोचा भी नहीं था कि मैंने राजनीति में जाना है, लेकिन एक ये था कि काफ़ी मैं लोगों गरीबों की हेल्प करता था। ये मेरा एक मैंने अपना एक प्रिंसिपल जो मैंने देखा ना कि मैंने एक ये सोच लिया कि मैंने ये पैसा लोग गरीबों पर खर्च करना है। अब राजनीति आने की जो बात आपने की, राजनीति में मैं नहीं आता। मेरे जो आज मैं याद करता हूँ स्वर्गीय पिताजी, उनको काफ़ी लगाव था राजनीति के। उन्होंने मुझे जब भी मैंने आना 2-4 बातें करनी, उनको ये था कि ये बार बार चले गए, कहीं अमेरिका में, कभी जापान में, कभी यूरोप में, कहीं कहाँ है, कभी कनाडा में, कभी। वो चाहते थे कि उनको दिमाग में एक बात ऐसी घुसी कि हो सकता है ये हमारे जब हम जीवित है तब तक, इसके बाद ये नहीं आएंगे, यहाँ छोड़ के चले जाएंगे। पिताजी होते हैं, अच्छा, घर मतलब यहाँ से हाँ निकल जाएंगे। निकल जाएंगे भाई, छोड़ देंगे सारा, उधर ही होंगे भाई, वो सेटल बाहर ही। तो उसमें एक बड़ा दिलचस्प, तो मैंने तो उनकी बात को समझ रहा था। उन्होंने 2 ही बातें मुझे करनी कि भाई अगर लाइफ में 2 चीज़ें जो मेरी, इसको याद कर लो। नंबर 1 था कि ईश्वर ने आपको यहाँ पर पैदा किया है। उन्होंने बोलना मुझे जन्मभूमि को मत छोड़ना आप, बस उनके दिमाग में बात, जन्मभूमि को मत छोड़ना इसको। अगर आप जन्मभूमि को अपनी को छोड़ के जाओगे तो मुझे लगता कि आपके जीवन की बड़ी गलती होगी, क्योंकि परमात्मा ने जहाँ पैदा किया वहाँ आपका धर्म है कि आप उसको वहाँ निभाएं। और बड़ी अच्छी सोच थी जब मैंने गहराई से सोचा। नहीं तो आप भाई बाहर ही पैदा होते, कहीं अमेरिका में होते, यूरोप में होते, आपको यहाँ पर, तो आपको इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो मैंने जब इस बात को समझा, मैंने बोला बड़ी, ये तो बड़ी जब गहराई थी डीपली से। उसके बाद मैंने, और दूसरा कहते थे कि मुझे पता है आपने बड़ा कुछ कर जाना लाइफ में, लेकिन जब आपको लगेगा कि आप भरपूर हो गए तो आप इस क्षेत्र की सेवा करना। मैंने कहा पिताजी मैं तो सेवा कर ही रहा हूँ, मैं गरीबों का भला कर रहा हूँ, कई रास्ते बना दिए, कई कुछ मैंने कर दिया, बड़े बड़े काम किए, गरीबों की शादियों को पैसा देना है करना। बोला नहीं नहीं नहीं, उसके लिए पावर चाहिए, ये जो आप कर रहे हैं नहीं है पावर, राजनीति में जाना। आप जैसे ईमानदार उधर जाएंगे तो बड़ा कुछ होगा, क्योंकि आप भरपूर है, रजे पीजे लोग हैं ऐसे, तो आप राजनीति में। मैंने भी हाँ कर दी, हाँ कर दी। अब कोई भी आपके भी माता पिता आप कुछ हाँ ही करते, हमने भी होता तो ठीक है पिताजी करेंगे। तो उन्होंने लेकिन कर तो दी हाँ, ये तो मेरे को लगता 5-6-7 की बात है, लेकिन फिर वो ऐसे ही हाँ तो कर दी, लेकिन ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं था। लेकिन जब वो गुजर गए, डेथ हो गई पिताजी की, तो इनकी जो 2 बातें मेरे को ऐसे क्लिक होने लगी मेरे माइंड में, यार कि कोई वादा किया आपने अपने पिताजी से। और फिर मैंने देखा कि अब कैसे करना है। 12 का इलेक्शन हो रहा था तो भी सोच थी, पिता की डेथ हो गई थी 10 में। 12 का जब इलेक्शन का रिजल्ट आया तो मैंने अपनी वाइफ को कहा कि भाई रिजल्ट देखा मैंने, हम बाहर थे वो टाइम, पता नहीं इटली में थे कहीं, मैं और मेरी वाइफ दोनों बाहर थे। तो रिजल्ट देखा, बड़ी मुश्किल से हमने चैनल वगैरह लगाया, तो वहाँ पर
तो मैंने वाइफ को कह दिया कि भाई जो मुझे जो है बात मेरे को क्लिक बार बार माइंड में करती है, और हमने 17 का इलेक्शन लड़ना है, चल के जीते ना जीते कोई बात नहीं, उसके लिए हम तैयारी करेंगे। तो वाइफ भी हंसी, भाई ये तो हमारी फील्ड ही नहीं है, और इलेक्शन को सबसे ऐसा पहली बात आपने मतलब मैम के साथ कह दी कि मैम मुझे के अब साथ इलेक्शन। मैंने बोला कि आप डायरी निकालो, जो हम करते हैं ना, जो हाँ, काम करते हैं ना हमारा, एक उसकी हमारी प्रिपरेशन जो होती है, हम बड़ी उसमें स्टडी करके करते हैं। कि लिख दिया, डायरी निकालो, मतलब लिखो, बोला क्या लिखना। 17 का विधायक प्रकाश राणा होगा जूनर में, लिख दिया डायरी में, वाइफ से लिखाया है, लिख जो दिया, कभी पूछना आप हाँ उनको। जी, और जब हमने फिर राजनीति का तो हमें बीसी पता नहीं भाई, हम सच्चे पक्के लोग हैं। एग्जैक्टली वही। है वो तो पिताजी का एक था सपना, और उसको हमने करना था। तो उसमें ऐसा हुआ कि मैंने ना डेली जब मुझे टाइम मिलना, मैंने कंप्यूटर पर बैठना, इंटरनेट पर, और पूरी इन्फॉर्मेशन कि इतिहास क्या है जूनर का, कौन कितनी पंचायतें क्या है, चुनाव है क्या, कौन जीता कौन हारा। आप मेरे पास देखेंगे इतनी बड़ी फाइल हमने पेपर निकाल निकाल की, जब भी मुझे टाइम मिलना हमने स्टडी की इसके बारे में कि क्या है, फड्डा क्या है। फंडा क्या है? तो उसके लिए फिर देखो आप, फिर हम चुनाव तो फिर लड़ा और जीते, क्योंकि स्टडी करके आए थे हम लोग। ऐसा एग्जैक्टली, विदाउट स्टडी और ऐसे कैसे कोई ये ऐसे करेगा। कोई जीत अब नहीं ये लोग सकता। बोले भाई पैसा, पैसे से जीत गए। अरे पैसे से अगर जीतता तो अबानी जैसे लोग होते ना, या टाटा बिरला जैसे होते, प्रधानमंत्री मोदी जी होते। और मैं आज भी एक बात कहना चाहता हूँ कि एक भी वोटर ने अगर 500 रुपया भी लिया होगा, तो मैं जो बोले, कोई बोल दे भी किसी को हमने पैसा, ये सब झूठ है। पैसा दे के चुनाव जीतना, ये सब सर अभी झूठी है। अभी जीत गए तो वाह, हार गए तो इल्ज़ाम लगाना है। सर अभी जैसे हम आपके यहाँ से आए तो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की, जैसे ये हेलीपैड है, ये हेलीपैड फर्स्ट टाइम बनाया कब था आपने? हाँ, ये भी बड़ी लंबी स्टोरी है। जब मैं दिल्ली से इधर आता था ना, मुझे अमेरिका जाना आसान होता था, यूरोप जाना, लेकिन यहाँ ना बहुत बुरे हाल थे, रोडों के हालात ख़राब थे। यानी बस में भी बैठो तो मुझे लगता है 14, 15, 18 घंटे दिल्ली से यहाँ आने को लगते हैं। आजकल तो रोड ठीक हो गए, अब तो 8, 10 घंटे में हम पहुँच जाते हैं। इसीलिए मैंने इसीलिए तैयार किया था कि मैं माँ बाप से मिलने आता था, कि एक करें कि यहाँ पर हेलीकॉप्टर का, ताकि आया और निकला, ऐसा ही सोच। टाइम की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इससे हमें समझ सीखने को मिलती है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। टाइम एक ऐसा, अगर आप सही इसको अगर ऑब्जर्व करें, तो जब आदमी मेन होता, जुनून होना चाहिए कोई चीज़ का कि मैंने करना है। देखो आप, ईश्वर आदमी के पास सिर्फ, मैं तो कहता हूँ कि जीवन जीने के लिए हमें जीवन जीने का तरीका ही नहीं समझा रहा है। मैं कहता हूँ कि सबको बताओ कि जीवन एक बार मिले, इसको कैसे जीना है। इसके लिए 4-5 ही पॉइंट है। नंबर 1, सोच आपकी पॉजिटिव हो। नेगेटिव सोच आपका जीवन को नेगेटिव करती है। सोचो इसको कि नेगेटिव सोच से आप उठ ही नहीं सकते लाइफ में। पॉजिटिव सोच। नंबर 2 आपको पता क्या है? ब्लेसिंग लेने की कोशिश करो। सबसे ब्लेसिंग जितना आप ब्लेसिंग लोगे, जितना आशीर्वाद लोगे, आप उतने आगे बढ़ोगे। और जो आदमी सोचता कि मैंने ब्लेसिंग लेने की कोशिश करनी है, वो करना चाहिए। और तीसरा है आपका मेहनत, हार्ड वर्क आप कितना कर सकते हैं, आपको कितना करना चाहिए, समझ आई बात। और चौथा क्या है? चौथा है नशा। अगर 4 चीज़ें आपके पास है, उसने आपने कंट्रोल कर लिया, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक सके। 4, एक तो सोच पॉजिटिव, मेहनत और आपकी हार्ड वर्किंग, और ब्लेसिंग, और चौथा क्या बताया? नशा। नशा। नशा फिर अगर मेहनत का होना चाहिए। 4 चीज़ों से आप बचे तो आप जो चाहे वो करोगे। 4 बातें आपके पास है, लेकिन चारों में से आपके पास एक में भी कमी है, तो समझो आप लाइफ से उतना परसेंट, ये मान लो कि इनकी हमें 25% मार्क्स है 4 के। अब भाई आपके ऊपर है, आप 25 लेते, 5 लेते, 10 लेते, ये डिपेंड, ये आपके ऊपर है। ये है जीवन जीने का सही वो। बिजनेस में देखा, मेरे से अच्छे इंटेलिजेंट लोग, हाई एजुकेटेड, हमारी एजुकेशन तो इतनी हो पाई, लेकिन फिर भी हमने बड़ा कुछ किया, फिर भी पढ़ गए, कैसे भी पढ़े, जैसे पढ़े। लेकिन जो हाई क्वालिफाइड लोग, नशा एक ऐसा था, हम उनसे आगे निकल गए, वो पीछे हो गए। सिर्फ एक ही, नशे ने उनको आगे नहीं निकले। सोच भी इनकी अच्छी थी। तो
तो मैंने देखा, इन चीज़ों को मैंने ऑब्जर्व किया अपनी लाइफ में। सर अभी तक तो आप हम जो 2017 में पहुंच गए हैं, इलेक्शन कंटेस्ट करना है, भाभी जी को जबान दे दी है कि आप जो है 2017 में विधायक बनने वाले हैं, राइट डाउन हो गया है पूरा। ठीक है, डिसीजन ले लिया आपने कि 2017 में इलेक्शन कंटेस्ट करना है, लेकिन अब बात थी कि आपको कोई जानता था नहीं 2017 में, और ऊपर से लोगों के साथ आप कनेक्ट थे नहीं, दूसरी तरफ आप इंडिपेंडेंट थे। थर्ड थिंग इसमें ये निकल के आती है कि आपके जो कंटेस्टेंट थे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे उस समय। तो किस तरीके से आपकी प्लानिंग उस समय चली, किस मेंटल डिलेमा से आप उस समय गुजर रहे थे, और किस तरीके से खुद को मतलब आपने काम सिचुएशंस में रखा, क्योंकि हर एक दिन इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए जाना है, कई कुछ सुनने को लोगों से मिलता है, खुद को संभालना, ये सब कैसे चला सर उस समय? बहुत बढ़िया बात की आपने, और मैं चाहता हूँ कि जो भी ये लोग इस इंटरव्यू को देखेंगे वो भी सोचेंगे। बात ऐसी होती है कि मैंने जैसे कहा कि मैं जीरो से उठा व्यक्ति हूँ। मैंने एक बार जब घर छोड़ा तो मैं मुड़ के नहीं देखा। जब व्यक्ति जीरो से उठता है उसने धक्के भी खाए होते हैं, और छोटी से हाई लेवल तक हम पहुँचे, यानी काफ़ी ऊपर तक गए हम। और ये मेरी अपनी मेहनत थी, अपनी ईमानदारी थी। और उसके बाद जब हम कोई भी प्लान करते हैं, अब हमारे को इतना ईश्वर ऐसी बुद्धि दे देता है, नॉलेज दे देता है अपने आप ही। जब आप जो फील्ड में चलते हैं, हमारे प्लानर हम रहते हैं, क्योंकि जो बिजनेसमैन है बिना प्लान से कुछ नहीं कर सकता है। एक पॉइंट मैं छोड़ गया कि 4 मैंने आपके बताओ, 5वां ये भी है कि आप चार प्लान करना पड़ता है। क्या करना है, जब आप सोचेंगे तो करेंगे क्या। ये 5 ही चीज़ें जीवन जीने की है। जब हम प्लान करते हैं, बड़ी स्टडी करते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं इस फील्ड में नहीं हूँ तो मैं कैसे इसको करूँ। मैं इलेक्शन से 5 महीना पहले फील्ड में उतर गया। मुझे पता था कि मैंने लोगों को बताना है मैं क्या कर सकता हूँ। लड़ला का खैर मुझे थोड़ा जानते थे लोग कि अच्छे आदमी हैं, लोगों की मदद करते हैं, और ठीक है, इनको कोई ज़रूरत नहीं है, लोगों की सेवा करेंगे। ऊपर अपर जो एरिया है हमारा जो नहर का, उसमें इतने लोग हमें जानते नहीं थे, क्योंकि मेरा ज़्यादा टाइम जो है बाहर ही गुजरा। मैं यहाँ घर में आता था, माता पिता से मिलने तो आता, 2-3 दिन के लिए आता था, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता था। तो जब मैंने प्लान किया था तो मैं उस पिच से चला ना, क्योंकि जब 4-5 महीने फील्ड में दिए तो लोग समझने लगे, और जो मेरे लोग विचार सुनने लगे तो लोग खुद ही जुड़ने लगे। और आपने सही कहा कि एक इंडिपेंडेंट चुनाव आकर लड़कर जीतना इतना इजी नहीं है यहाँ, और इस चीज़ को मैं भी समझता हूँ, क्योंकि लेकिन मैंने बड़ी मेहनत की ईमानदारी से। और जब हम जो प्लान करते हैं ना, मैंने आज तक देखा है कि हमें मैक्सिमम हमने 98% उसमें कामयाब होते हैं। मुझे भी पता था, मेरी वाइफ को पता कि हम चुनाव जीत के जाएंगे। सॉरी सर, को पता नहीं था। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंटरप्ट करूँगा आपको। जैसे कोई भी जब हम चीज़ बनाते हैं, जो बनाने वाला होता है, जिसने सोची होती है, उसको पता है वो चीज़ ऐसे बनेगी, क्योंकि उसने माइंड में वो प्रिपेयर कर रखी है। फिर वो ड्रॉ करता है, जैसे आपने बोला आपने अपना होमवर्क किया, इतना आपने रिसर्च किया। बस ये है कि लोग जब हार जाते हैं, जीत जाते हैं, तब उसको पता चलता है। ये बड़ा अच्छा, इन लोगों की सोच ये थी भाई। ऐसे जब मैं यहाँ चुनाव लड़ रहा था तो ये नेता हमारे यही तो बात करते थे कि कई आए कई गए, यार ऐसे थोड़ा ही चुनाव आदमी जीत जाता है। लेकिन जब तक उनको समझ में आई बात, समय निकल चुका था, और मुझे पता था कि हम चुनाव जीत के जाएंगे, क्योंकि जो मेहनत थी हमारी, हमने मेहनत की थी। ऐसे नहीं कि मैंने उधर 4 साल स्टडी करके आया था भाई। 12 में मैंने लिखा है डायरी में कि 17 का विधायक प्रकाश राणा होगा, वाइफ की हाथ से डायरी में लिखा गया है। तो आपको पता कि मैं क्या करके आया था, हम ऐसे थोड़ा नहीं उतरे थे। तो स्टडी करके कोई भी काम आपको बिना मेहनत से नहीं मिल सकता है। लोगों को ये पता ही नहीं कि मैंने 5 साल स्टडी करके आया वहाँ पर। राजनीति की स्टडी की मैंने कि कैसे इसको पढ़ना है, बुकों को देखा, और पूरी हिस्ट्री मैंने देखी, हिमाचल की हिस्ट्री देखी। आप हिमाचल के बारे में मुझे क्वेश्चन पूछ लें कोई भी, पूरा पढ़ा हमने, उसके बारे में सीखा भी कि आज ये जो हमारा स्मार्टफोन हमारे हाथ में है ना, पूरी दुनिया इसमें है, अगर इसको आप सही यूज़ करेंगे तो मैं चाहता कि आदमी क्या नहीं कर सकता है। क्या चीज़ उसमें नहीं है, कौन सा ज्ञान आप लेना चाहते हैं, कौन सा नॉलेज आपको जो इसमें नहीं है, बताएं आप।
हमने तो इसी से इसका फ़ायदा उठाया, हमने स्मार्टफोन का फ़ायदा उठाया, पूरा जो नॉलेज जो है उससे मिला, हर चीज़ उसमें है। सर 2017 में आप चुनाव जीत गए, एक ऐसी घटना घट गई जैसे हम मान के चल सकते हैं कि 2014 में जैसे मोदी जी आए, उन्होंने किसी ने सोचा तक नहीं था कि फुल मेजोरिटी के साथ आएंगे, और 2019 में तो बीजेपी विद नो अलायंस फुल मेजोरिटी में आई। 2024 की फिर से तैयारी है। तो सर जैसे आपका ये चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छा चला जब मैं भी रिसर्च कर रहा था आपके बारे में, जो कोऑपरेशन है दैट वाज एक्सीलेंट अप टू द मार्क। इंडिपेंडेंट शख्स जीत के जाता है, विधानसभा में बैठता है विद अदर 67 कैंडिडेट्स के साथ, और खुद को उनके एडेप्टेबिलिटी के वहाँ पे शो होती है, और आप कोऑपरेशन के थ्रू जोगिंदरनगर का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो काफ़ी एक्सीलेंट था। तो इन दौरान आपने क्या सीखा सर, आपको क्या सीखने को मिला? देखो, हम लोग जैसे मैं विधानसभा में, मेरे लिए फील्ड नई थी, लेकिन मैंने जूनर में कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं तो धन्यवाद करता हूँ, थैंक करता हूँ अपने जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे आदरणीय जयराम ठाकुर जी। उन्होंने मुझ पर एक बड़ा विश्वास भरोसा किया, सरकार ने भी। एक इंडिपेंडेंट के लिए सब कुछ जो बोला वो किया उन्होंने, और जूनर में कोई कम काम नहीं हुए। जूनर में वो काम हुए कि हम सोच नहीं सकते थे। ये लड़लड़का पानी के लिए तरसता था, यहाँ पानी पीने को हमेशा टैंकर लगते थे। आपके तो अपर एरिया में पानी तो है। आईपीएच डिवीज़न 3 महीने में उन्होंने हमें दिया, मैंने मांग रखी, और डिवीज़न आने से आज कुछ 476 करोड़ की स्कीमें लगी। 476 करोड़ किसको कहते हैं? डिवीज़न आया जब लगी ना। हमारा मकरेड़ी एरिया जो पिछड़ चुका था, सब तहसील मकरेड़ी ली, सब डिवीज़न पीडब्ल्यूडी मकरेड़ी लिया, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पिपड़ी लिया, बस डिपो जूनर लिया, प्राइमरी हेल्थ सेंटर गुम्मा लिया, अपना इसका जो हॉस्पिटल हमने वेटनरी हॉस्पिटल जो है मसौली ली, वो पंचायत साथ में। चौंतड़ा में आईपीएच डिवीज़न लिया। चौंतड़ा को हमने जो है मल्टीपर्पज़ स्टेडियम चौंतड़ा, जिसको इतना पैसा खर्च होगा भी, उसका भी उन्होंने जो फाउंडेशन स्टोन रखा। चौंतड़ा में हमने बड़े बड़े साइंस ब्लॉक के लिए 2-2.5 करोड़ उसको डाला। चौंतड़ा में कम्युनिटी भवन बना। शौचालय चौंतड़ा में नहीं थे लेडीज़ के लिए, इतना बड़ा उसको बने। लड़बड़ हॉल में ITI ली, सिविल हॉस्पिटल ली, एक्स सर्विसमैनों की कंटीन ली, यानी अटल आदर्श विद्यालय लिया। ये छोटी मोटी चीज़ें नहीं हैं। पानी की इतनी बड़ी स्कीमें लगी, आज पानी पानी है पूरे इलाके में। तो अब ये बोलने को तो बड़ा कुछ बोलते हैं। बस डिपो जूनर लिया। पार्किंग का इशू था जूनर का, वो भी ज़मीन नहीं मिली, उसको भी 5.5 करोड़ के कुछ DPR तैयार है। एग्जैक्टली ये तो है। पहले सिर्फ अनाउंसमेंट्स होती थी, मुझे अभी भी याद है बस डिपो, लेकिन दिखता नहीं था बस डिपो, लेकिन आज है। सर 2019 में इलेक्शन आप फिर से जीते, वो आपके लिए एक रिमार्केबल था, क्योंकि आप जो है 22 में, आई एम रियली सॉरी, क्योंकि वो आपके लिए रिमार्केबल था। आपने जस्ट 6-7 महीना पहले बीजेपी को ज्वाइन किया था, एंड इस बार आप जो है इलेक्शन लड़ रहे थे बीजेपी के नॉमिनेशन से। सर तो सर आपका मतलब, अभी जैसे आप अपोजिशन में बैठे हुए हैं, तो आपको क्या लगता है अब किस तरीके से आगे चलना है? वो तो आपको पता है। मैं तो ये दुर्भाग्य समझता हूँ हिमाचल प्रदेश का। कांग्रेस सरकार आई, हम उनको भी बधाई देते हैं। आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री सुखू जी बने, उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, हमारी बधाई है। मैं पूरी उम्मीद है कि अच्छा काम करेंगे। ये चुनाव कुछ अलग हुआ है जो मैंने देखा ना, 17 का और इसको कंपेयर करते हैं। 22 का चुनाव एक ऐसा चुनाव हुआ, और जिस तरह से कांग्रेस को पता था कि भारतीय जनता पार्टी रिपीट हो जाएगी, लेकिन इन्होंने जो जनता को प्रलोभन देना चालू किए, एक लालच जिसको बोलते हैं। मैं अभी भी कभी कभी देखता हूँ, जब चलता हूँ तो हर इसमें वॉल्स जितने भी दिखाई देते हैं सड़कों के इधर उधर, उसमें लिखा हुआ है भाई 10 दिन में हम ये कर देंगे, OPS कर देंगे। 1500 रुपये जो हर 18 से 60 की महिला को हम दे देंगे। 5000 हम जो है 5 लाख नौकरियां दे देंगे। ये नहीं 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये चुनाव ये अलग तरह का चुनाव हुआ। अब जिस तरह से अब सरकार तो बन गई, और मैं परेशान हूँ और मैं दुखी भी हूँ।
आज जो संस्थान हमने खोले थे उसको भी ये बंद कर रहे हैं, बंद हो रहे हैं सारे। और 900 के कुछ जो बंद हो चुके हैं। उसके बाद जो है वो तो बंद तो कर रहे हैं, ऐसा कभी हिमाचल आज विधायक निधि नहीं है। आज कोई भी आप देखो डिपार्टमेंट देखो, पीडब्ल्यूडी देखो, आईपीएच देखो, इलेक्ट्रिकल देखो, एलओसी नहीं है, पैसा ही नहीं है। बरसात में जो रोड हमारे ख़राब हुए थे, दुर्भाग्य रहा कि सितंबर तक बरसात चली। बरसात इतनी हुई है यहाँ पर कि हमारे कितनी स्लाइडिंग है, कितने रोड बह गए हैं। गांव के रोड बंद है, वो अभी तक नहीं खुले क्योंकि चुनाव लग पड़े। तो मैं इससे देखना चाहता हूँ कि भाई अब वो एक ही इशू है। आप मुख्यमंत्री का कभी भी इंटरव्यू देखो, मीडिया में आप भी जाके पूछो, बोलेंगे कर्ज 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 का रोना रो रहे हैं। अरे भाई कर्ज ये तो आप कौन सा नए आए राजनीति, मैं तो 17 में नया, मुझे नहीं पता हो सकता, मानता हूँ। कितनी बार आप विधानसभा में आए, पिछले 5 साल तो हमारे साथ रहे। कर्ज की ये जो कर्ज की हिस्ट्री है मैंने भी देखी। 77-78 करोड़ जो था, जब वो तो मुख्यमंत्री बने तो वो बोले कि नहीं मैं कर्ज नहीं चाहते हम हिमाचल के लिए। क्या सोच थी उनकी, उन्होंने वो भर के जीरो किया। लेकिन कर्ज लेना कब से चालू हो गया, जैसे सरकार कांग्रेस की बन गई 93 ऐसे मैंने पढ़ा है कुछ, मुझे 98 तक रही, 98 तक तो वीरभद्र जी ने आदरणीय मुख्यमंत्री बने, उन्होंने फिर कर्ज ले लिया, कोई 3000 करोड़ कुछ ऐसा था उसमें। उसके बाद जो है थोड़ा जब 98 से 2002 तक बीजेपी की सरकार बनी और आदरणीय धूमल जी जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने को भी कर्जा लेना पड़ा, मेरे लगता 3-4-5 हज़ार करोड़। उसके बाद जब 3 से 7 तक फिर कांग्रेस की सरकार बनी तो इन्होंने फिर कर्ज ले लिया 8-10 हज़ार करोड़ उन्होंने, नहीं सॉरी, मेरे को लगता कि 8,000 या 7,000 करोड़ उन्होंने लिया कर्ज। उसके बाद जब 7 से 12 तक फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और धूमल जी उसमें मुख्यमंत्री रहे मेरे से पहले की जो थी, तो उन्होंने जो है 7 से 12 तक उन्होंने भी कर्ज लिया तकरीबन 7,000 करोड़, कुछ 7,000 समथिंग। तो ये कर्ज जो था यानी 12 तक जब भारतीय जनता पार्टी फिर कांग्रेस आ गई तो 27,000 करोड़ था। कितना? 27,000 करोड़। लेकिन ये जो सरकार 12 से 17 तक कांग्रेस की चली, आप देखो थोड़ा खोल करके, आदरणीय मुख्यमंत्री हमारे वीरभद्र जी थे, ये 5 सालों में इन्होंने 19,800 करोड़ कर्जा लिया। 19,800, यानी ये जब मैं सरकार में गया, जब पहला बजट हमारा हो रहा था तो हिमाचल को 47,000 से ऊपर करोड़ कर्ज था। किसने किया है भाई? मैं ये कहता हूं कि आपको 19,800 करोड़ लेने की क्या जरूरत पड़ गई? आपने सारे रिकॉर्ड सीमा तोड़ दिए। उससे पता क्या हुआ, यानी अगर उसको एवरेज लगाते हैं तो ये हर महीने 60 महीने की सरकार थी, ये 330 करोड़ 340 करोड़ हर महीना लेते गए, मतलब एवरेज आ रही। आप बताओ भाई, आप ये जो बोल रहे हैं भाई कर्ज कर्ज में किया किसने? मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी आए, बड़ी समस्या आई इस 5 सालों में। 2 साल तो कोरोना के 1.5-2 साल गुजरा, सारे जो है हर स्टेट को बड़ी समस्या आई, पूरे देश, कई देश तबाह हो गए इसमें। फिर मैं धन्यवाद करता हूँ आदरणीय मोदी जी का कि अपने देश को मजबूत रखा, इकॉनमी को हिलने नहीं दिया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी बड़ी मेहनत की, बहुत मेहनती नेता है हिमाचल के लिए। भाई उन्होंने अगर कर्जा लिया, ये भी सब झूठ बोल रहे हैं 75,000 करोड़, हमें पता है ना, ये 69,600 करोड़ तक इन्होंने पहुंचाया कर्जा लिया। लेकिन लिया क्यों? इन्होंने अगर 20,000 करोड़, अगर 21-22,000 करोड़ कर्ज लिया, भरा कितना है? 25-26,000 करोड़ भरा। क्या भरा? रीपेमेंट, ब्याज रीपेमेंट, यानी दिया। तो ये ऐसे मुख्यमंत्री अगर इस तरह की बात करे, आप अपना विजन बताएं। जनता कोई सारी बेवकूफ़ है यहाँ पर। भाई आपको पता था, आप सरकार में थे, अब आप चुनाव लड़ने लगे, आपने जो है घोषणाएं कर दी कि हम 1,500 हर महिला को देंगे, ओपीएस हम देंगे। चलो ओपीएस की मांग थी, एम्प्लॉयज़ की, मान सकते हैं। 1,500 कौन सी महिला नहीं मांगा हिमाचल की भाई? आप क्या, आपको नहीं पता था पैसा कहाँ से आएगा भाई? और हमारे साथ रहे ना वो, कि मैं गलत कह रहा हूँ? अब ये बोलते 300 यूनिट किसने मांगी इनसे भाई? 5 लाख लोगों को बोलते रोजगार देंगे भाई। 5 लाख लोगों को रोजगार तो आपने 50 साल में नहीं दिए। हमारे
जो इस वक्त रिटायर्ड है 1,80,90,000 है और 2.25 लाख के कुछ एम्प्लॉयज़ हैं। तो जब 5 लाख रोजगार आप 50 सालों में नहीं दे सके तो 5 साल में कहाँ से दोगे? अब क्यों आप बोल रहे हैं कि कर्ज कर्ज, तो ये तो आपको पहले ही पता था इन जनता को बेवकूफ़ बनाना है। हमारा फिफ्थ जब प्लानिंग। इस तरह का मुख्यमंत्री की सोच होगी तो हिमाचल क्या करेगा? ये हिमाचल की बेइज्जती है, ये तो इनको सब पता ही था। क्योंकि फ्री बांटने की इसीलिए इन्होंने घोषणा की, सत्ता में आना था। और फिर ठीक है, आपको कर्ज है तो आप अपने खर्चे कम करो। आप इनकम के हाउ वी कैन जनरेट द इनकम सोर्सेज, उसको हमें ध्यान देना चाहिए, मुख्यमंत्री का काम नहीं है। आप ऐसी कमेटी बनाओ जैसे हमारे जैसे लोग जो जीरो से उठे हैं, हम कम से कम एडवाइस नहीं तो सजेशन तो दे सकते हैं, सुझाव है कि भाई हिमाचल की इनकम सोर्सेज को कैसे इंक्रीज करना है, कौन से सेक्टर में हम काम करें ताकि हिमाचल इंक्रीज होगी, हिमाचल में धन आएगा, फिर आप बांटो ना। सर जैसे अभी तो हम आ गए हैं 2017 2022, तो अभी आने वाला समय जैसे हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। तो मेरा एक क्वेश्चन रहेगा, जैसे आप हमारे एमएलए, आप हमारे प्रतिनिधि हैं जोगिंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के, तो आपके सपने क्या है? कुछ एक होता है ना सर कि हर एक आदमी के गोल्स होते हैं, जैसे आपने भी बताया कि गोल्स होना ज़रूरी है और फिर आप मेहनत करो उन गोल्स के लिए। तो आपके 3-4 ऐसे क्या गोल्स हैं जो आप जोगिंदरनगर विधानसभा क्षेत्र को जो है आने वाले टाइम में देखते हैं? बस बहुत बढ़िया बात की है आपने। देखो, जब आदमी, जब मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अपना बाकी का जीवन जो है जनता की सेवा के लिए लगाऊंगा, और मैं, खैर मेरा इंटरव्यू कभी ऐसे होते हैं कि कई तरह के लोग हैं हिमाचल में भी या भारतवर्ष में, कई कांग्रेस माइंडेड है, कोई बीजेपी माइंडेड है, कोई कैसे है। हो लगता है कि उनको मेरा इंटरव्यू अच्छा ना लगे, लेकिन मैं सच्चा पक्का आदमी हूँ। मैंने कहीं किसी के ऊपर कोई ऐसा कोई झूठा, ये मेरा काम नहीं है। या आप ही बता दो कि कहीं मैंने किसी को झूठा इल्ज़ाम लगाया हो। मेरे जो गोल, मैं चाहता हूँ हिमाचल में हम पैदा हुए, ईश्वर ने हमें पैदा किया, हमारे फर्ज है कि हम इस धरती को, ये देव भूमि है, संस्कारी भूमि है, वीर भूमि है, हमारा फर्ज है हम इसको कुछ ना कुछ करके जाएं। और मैं उस काम पर लगा हूँ। हर चीज़ को वक्त लगता है। ठीक है, मुझे काम करने का मौका ज़्यादा नहीं मिला। 5 साल में मैं इंडिपेंडेंट था, मैंने कोशिश की, अच्छे रिलेशन बनाए सरकार के साथ और काम भी किए। और 2 साल कोरोना रहा, नहीं काम हो पाए। मैं तो धन्यवाद करता हूँ कि पार्टी, भारतीय जनता पार्टी मुझ पर एक विश्वास भरोसा करके मुझे टिकट दिया, मैं टिकट से लड़ा। लेकिन मेरा ये काम नहीं है कि मैं किसी को झूठे इल्ज़ाम लगाएं। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर मेरी कहीं, अगर किसी को मेरी जो बात मैंने की, मैंने सच्चाई की है, बुरा लगे तो उसके लिए भी हम माफ़ी चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं, मुख्यमंत्री की भी हम इज्जत करते हैं, मान सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। मेरे भी मुख्यमंत्री आप सबके हैं, पूरे हिमाचल के हैं। तो मैं चाहता हूँ कि पहले तो सरकार को एक कदम उठाना पड़ेगा कि हम इनकम सोर्सेज कैसे इसको बढ़ाएं हिमाचल के लिए, तब हमारा जूनर का भी भला होगा ना। जूनर का भला करना चाहूँ तो पहले हिमाचल का होगा, तब जूनर का। हमारे सब का काम है कि इनकम सोर्सेज को हम ध्यान दें और अपने खर्चों को कम करें। तो ये जो फजूल के खर्चे हैं, मैं चाहता हूँ कि इसको रोको। मैंने कल भी ये बात कहा है इंटरव्यू में कि हमारे पास जब पैसा ही नहीं है, उधार दे के हम बांट रहे हैं, कब तक बांटोगे भाई? अगर आप, मैं अपने परिवार का मुखिया, आप अपने परिवार का मुखिया है, कैसे घर चलता है वैसे सरकारें चलती है। अब सरकार में हम बैठे हैं, तो आपके पास जब पैसा नहीं होता है तो आप क्या हमेशा जो है लोन लेने जाते हैं, बैंक में जाते हैं? इसीलिए नहीं जाते कि हमारे बच्चों को ना भरना पड़े। यही है ना। हमें भी सोचना पड़ेगा कि हमारे हिमाचल, ये जो कर्ज हिमाचल का मेरे को भी है, आपको भी है, मेरे बच्चों को भी है, आपके बच्चों, आपकी फैमिली को भी है, सबको है। तो हमें सोचना होगा, अभी भी सोचना होगा। हमें अपने जो खर्चों को, खासकर जो राजनेता हैं, उनको रोकना होगा। ज़रूरी है हम इतनी महंगी गाड़ी में चलें, क्यों चलें? फॉर्च्यूनर में क्यों हम चले 45 लाख की गाड़ी में? सरकार क्यों चलेगी जब कर्ज ही ले रहे हैं? छोटी में चलते हैं। मुख्यमंत्री अगर शुरुआत करेंगे तो सब करेंगे। महिंद्रा की जीप बुरी है, पैसा आएगा तो 1 करोड़ की चलेंगे, क्या प्रॉब्लम है? जब पैसा ही नहीं है, पहले हिमाचल का कर्जा उतार लेना, तो हिमाचल की जनता भी साथ देगी आपका। जनता भी सोचती है, उनको भी पता कि हमारे बच्चों को भी ये कर्ज हो रहा है। इस हिमाचल को हम और कैसे इसकी अर्थव्यवस्था सही करें, कैसे खूबसूरत बनाएं, ये सब हम सब का धर्म है, कर्तव्य है। ये मेरी सोच है, मेरा विज़न। तो हमने बड़ा कोई सोचा, अब क्या बताएं। लोग बताएंगे तो बोलेंगे ओहो, लेकिन आगे चल के देखना
जो आदमी जीरो से अपनी लाइफ चालू करेगा और इस फील्ड में राजनीति में आया है, हम बड़ा कुछ कर जाएंगे। जो हमारी सोच है, हर चीज़ को एक वक्त लगता है, उसको समझने की आवश्यकता है, लेकिन देखना आगे चलकर बड़े फेरबदल होंगे यहाँ पर, ये मैं कहना चाहता हूँ। सर अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, और एक आपका मैसेज क्या रहेगा जोगिंदरनगर विधानसभा की जनता के लिए, और पर्टिकुलरली यूथ के लिए भी, और यूथ के लिए जैसे काफ़ी ज़्यादा नशे में भी इंडल्ज है या हताश है? मेरा मैसेज, मुझे पूरा विश्वास है हमारी जनता पर। मुझे तो इस चीज़ की खुशी है कि मैक्सिमम जोनर की जनता ये चीज़ समझने लगी है कि प्रकाश राणा हमारा भला करने आया। इसीलिए इन्होंने ऐसे नहीं हमें जिता दिया अभी वोट जो दिए, क्योंकि टिकट भी हमें आखिरी में मिला तो कुछ बड़ी भगदड़ भी हुई यहाँ पर, लेकिन चलो हुई फिर भी जनता जो अगर हमारे साथ खड़ी रही तो मुझे पूरा विश्वास है कि जनता इस चीज़ को समझने लगी है कि राणा हमारा भला करने आया। और मैंने सबका भला किया, सबको मान सम्मान दिया, इज्जत दी है, किसी को मैंने सताया नहीं, आज तक किसी की मैंने ट्रांसफ़र भी करने की कोशिश नहीं की। मैंने सबको खुश रखने की कोशिश, एक ही बात कही थी, जैसे मैसेज मैं फिर दे देना चाहता हूँ, मैंने दे दिया। मैं अपनी जनता को ये कहना चाहता हूँ कि लाइफ एक बार मिला, जीवन बार बार नहीं मिलेगा। इसको जीने का तरीका अगर हमने सीख लिया ना, मेथड, तो आपका जीवन बड़ा अच्छा गुजरेगा। आप नाम भी कमाओगे, क्षेत्र में आपका नाम होगा, गांव में होगा, हिमाचल में होगा, भारतवर्ष में होगा। यही है, मैं युवाओं को भी ये कहना चाहता हूँ, अपने बुजुर्गों को, अपनी माता बहनों को भी अपनी सोच को बदलो, सबका अच्छा सोच कर देखो। सोच, पॉजिटिव सोच, सोचना ही तो है। मेरा भी अच्छा हो, आपका भी अच्छा, सोच के तो देखो। सोचना बड़ा मुश्किल है, हम एक दूसरे के पीछे पड़े हैं और ऐसे पड़े हैं, हम अपने दुखों से दुखी नहीं हैं, दूसरों के सुखों से दुखी हैं, और ऐसे दुखी हैं डिप्रेशन पे चले गए हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं। अगर मैं सोचता हूँ कि इतना दिमाग अपने काम पर लगाया होगा था ना, जितना दूसरों के लिए भी आगे क्यों बढ़ गया, इसकी टांग कैसे खींचे। अगर अपने काम पर इतना ध्यान दिया होता तो आप कहाँ पहुँचते पता नहीं। इसीलिए सोच को बदलो, सबको अच्छा सोच के तो देखो। और दूसरा है ब्लेसिंग, तीसरा है भाई नशा, और आपकी हार्ड वर्किंग कितनी है, और आपका प्लान। ये 4-5 चीज़ें अगर आपके पास है, जीवन देखो क्या रास्ते आपको आगे खुलेंगे, आप करके देखो। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमारे को इतना कीमती समय दिया और अपने एक्सपीरियंसेस को जो है हमारे साथ साझा किया। थैंक यू वेरी मच सर। आपका भी बड़ा बड़ा धन्यवाद। और आपने जो इंटरव्यू लिया, और अगर कहीं मैंने ऐसी कोई बात होगी तो मैं भी जनता से माफ़ी चाहता हूँ, पर हम कभी भी कोई ऐसी बात नहीं करते जिससे किसी का दिल दुखे। मैंने एक अच्छे सुझाव है हमारे पास, अच्छा एक्सपीरियंस है, हम चाहते हैं कि हम इसको यूज़ करें और इस हिमाचल के लिए हम अच्छा करें। अपने जो हमारे युवा हैं उनके लिए भी हमारे अंदर बड़ी सोच है, लेकिन हर चीज़ को समय लगता है, और वो समय आ रहा है, बड़ा कुछ करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपका कोई सजेशन है, तो आप कमेंट में हमें फ्रीली लिख सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।